चलिए दोस्तों, हम फिर एक बार आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती पर। और यहाँ कहानी हम चैप्टर 5 लेकर आए हैं। और इसके पहले का जो भी वीडियो है 9th क्लास का, हम अभी फर्स्ट ही वीडियो 9th क्लास का अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले जितना भी पार्ट है उसका हम सेपरेट एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग आसानी से उसको देख लीजिएगा। और आज हम कहानी लेकर आए हैं चैप्टर 5 का, प्राकृतिक संसाधन। देखिए, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और आपका ज्योग्राफी पॉइंट से भी हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में इसको बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है। लेकिन कहानी हम इतना यहाँ विस्तार करेंगे, इतना डीपली करेंगे ना कि आपको ज्योग्राफी में भी ये कहानी बहुत बढ़िया से हैंडल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन आपका केमिस्ट्री का चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर 5 है, जो लास्ट चैप्टर है और अपने आप में ये बहुत सारा कहानी को छुपा कर रखता है। तो चलिए, इस कहानी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले ही आपका कहानी पूछेगा कि बोलिए प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन, तो देखिए पहले तो हम प्राकृतिक समझेंगे ये संसाधन क्या कहलाता है। तो देख लीजिएगा, संसाधन कहता है ना कि वही, देखिए जिसकी सहायता से अगर किसी मनुष्य का आवश्यकताओं का पूर्ति हो। अब जिस सृष्टि का हो जाए तो याद रखिएगा, जौन उसकी आवश्यकताओं का पूर्ति करता है वही आपका संसाधन कहलाता है। और यहाँ पर हम कहानी पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन का। तो देखिए, प्रकृति का मतलब होता है ना कि जो प्राकृतिक पदार्थ हो, मतलब प्रकृति द्वारा प्राप्त हो। और याद रखिएगा, मानव अपने उसकी आवश्यकताओं से अपनी मानव अपनी उस मतलब प्राकृतिक संसाधन से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, वही कहलाता है प्राकृतिक संसाधन। चलिए, तो थोड़ा सा हम कहानी को और आगे थोड़ा सा क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं लाइट हटा देंगे। चलिए, तो हम एक बार फिर इसका परिभाषा देख लेता हूं और आप लोग समझ लीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो देखिए, प्राकृतिक पदार्थ द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से मानव अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, उसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कह देंगे। निश्चित है दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आया होगा। और कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन में अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार का होता है। एक कहानी आता है आप लोगों का नवीकरणीय संसाधन, एक कहानी लेकर आता है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा एक कहानी होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिएगा दोस्तों, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में कहानी क्या होता है, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। और देखिए, ये जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हमारा ये ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन बैच से हम मतलब क्लास में ही वीडियो पढ़ाऊंगा, क्लास भी कंप्लीट होगा। और मेन मकसद है क्लास से वीडियो अपलोड करने का दोस्तों, कि देखिए क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो वो अपना डाउट पूछेगा, साथ साथ आप लोग भी ऑनलाइन जो देखेंगे उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से वो भी अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि देखिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है कि देखिए, ऑफलाइन में जो भी टीचर होते हैं, देखिएगा वो लड़कों का चेहरा देखकर बतला देते हैं ना कि ये कहानी समझ में आया है कि नहीं आया है। जबकि ऑनलाइन में हम लोग वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी मास्टर ऑनलाइन के यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर है, वो समझ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्लास में यहाँ स्टूडेंट फंसने वाला है, तो उस बात को वो 2-3 बार रिपीट कर देता है, चाहे वहाँ बढ़िया से उसको हैंडल कर देता है। तो आप, मेरा भी वही कहानी है, मतलब मैं यहाँ क्लास से ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि देखिएगा, क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का डाउट क्लियर करूँगा, तो आप लोग भी जो भी ऑनलाइन हमारा वीडियो देखेगा उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आपका हल होगा। तो चलिए, हम थोड़ा सा कहानी यहाँ पर फिर हम अपने विषय वस्तु पर आए, नवीकरणीय संसाधन। तो देखिएगा दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन में कहानी क्या होता है। तो देखिए, आप पढ़े भी होंगे कि वैसी संसाधन जिसका एक बार हम क्या कर लीजिए, उपयोग कर ले, अब पुनः जल्दी से वो प्राप्त हो जाता है। मतलब एक बार उपयोग करने के बाद पुनः हमको जल्दी से मिल जाता है, वही घटना कहलाता है आप लोगों का नवीकरणीय संसाधन। तो देखिएगा, अब वो उतना परिभाषा लॉन्ग नहीं रखना है आपको, याद रखिएगा, वैसा संसाधन जिसका मात्रा का हो, वैसा संसाधन जिसका मात्रा असीमित हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ ना, इसका पूरा भंडार भरा हुआ है, आप यूज करते जाइए, मिलता जाएगा, वही घटना कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब टोटल आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो देखिएगा, वैसा संसाधन जिसका मात्रा असीमित हो, उसी को हम लोग कह देते हैं दोस्तों नवीकरणीय संसाधन। अब चलेंगे हम थोड़ा सा कहानी यहाँ लेकर चलेंगे अनवीकरणीय संसाधन में। तो देखिए,
वैसी संसाधन, चाहे वैसा संसाधन जिसका मात्रा सीमित हो, वैसा संसाधन जिसका मात्रा का हो, सीमित हो। थोड़ा मेरा राइटिंग उतना हेवी है नहीं, लेकिन जो हम भाषा बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन होता है कि वैसा संसाधन जिसका मात्रा का हो दोस्तों, सीमित हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ ना, वैसा संसाधन जिसका मात्रा का हो, जिसका मात्रा सीमित हो। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा मात्रा छूट गया था तो आप नोट कर लीजिएगा, मात्रा असीमित हो। अब देखिए, तो देखिए वैसा संसाधन जिसका मात्रा सीमित हो, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ ना कि देखिए एक बार इसको यूज करेंगे, अब पुनः जल्दी से ये प्राप्त नहीं होगा, उसी घटना को हम लोग कह देंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो निश्चित है दोस्तों ये कहानी समझ में आया होगा। जैसे देखिए इसमें आपका हो जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी जैसे मान लीजिए कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाता है। लेकिन देखिएगा जीवाश्म ईंधन में कहानी आपको फंसा कर रख देता है, बायोगैस। तो याद रखिएगा, ऐसे तो जीवाश्म ईंधन में सिर्फ दो ही घटना हो जाता है, कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन जब बायोगैस कहेंगे ना तो याद रखिएगा ये जल्दी से प्राप्त भी हो जाता है, तो इसको नवीकरणीय संसाधन नहीं टिक कीजिए, वो उतना बेहतरीन होता है। लेकिन आप जीवाश्म ईंधन में सिर्फ दो ही कहानी मारिएगा, कोयला और पेट्रोलियम ही जो होता है आपका अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब निश्चित है यहाँ तक कहानी आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसके आगे की कहानी लेकर चल रहे हैं। और देखिए इसके आगे का जो पॉइंट है वो होता है आप लोग का वायु। तो वायु का थोड़ा सा हम कहानी समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिएगा 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं। तो देखिए हमारे चारों तरफ जो हवाओं का आवरण होता है ना, उसी को हम लोग वायुमंडल कहेंगे। और याद रखिएगा, जैसे हमारे चारों तरफ जो हवाओं का आवरण होता है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बोलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना मात्रा होता है, यानी नाइट्रोजन गैस कितना होता है। चलिए एक और डाउट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। बहुत जब आप बचपन में थे तो देखिएगा पढ़ रहे तो कहीं कहीं जैसे मान लीजिए कि आपको ऑक्सीजन O दिखाई देता था, कहीं कहीं O2 दिखाई देता था। और यहाँ लड़के बहुत सस्पिशन में रह जाते थे कि छोटा कहीं देखिएगा ऑक्सीजन को लिखता है परमाणु और इसको लिख देगा ऑक्सीजन गैस, बड़ा सस्पिशन में, जबकि दोनों एक ही जाति से है। ये ऑक्सीजन भी एक ही जाती और O2 भी एक ही जाती, लेकिन जब नाम पढ़ा जाता है तो दोनों का अलग अलग, बड़ा सस्पिशन में रख दिया। क्यों? तो समझ लीजिएगा, जब अपने आप को रिपीट कर दिया, मतलब सेम से मिलकर बन जाता है ना, एक से अधिक हो जाता है, याद रखिएगा उसको हम गैस पढ़ेंगे। और याद रखिएगा अकेला रहेगा ना तो टोटल वो परमाणु या तत्व कह दीजिए, मतलब यहाँ ऑक्सीजन परमाणु भी हो जाएगा, तत्व भी हो जाएगा, और ये कांची हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस होगा। तो जब भी डबल के रिप्रेजेंट करे तो वो गैस को ही रिप्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा जो अकेला हो, सिंगल हो, तो वो परमाणु या तत्व दोनों कहलाएगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम आगे कहानी को लेकर चल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का मात्रा कितना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी कहानी आपसे पूछ ले वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस यानी N2 की मात्रा, N2 की जब भी मात्रा होगा ना, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 78% होता है। कितना होता है? 78%। तो याद रखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होगा, तो 78%। नेक्स्ट कहानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, वायुमंडल में O2 की मात्रा कितना होता है। तो याद रखिएगा O2 की मात्रा टोटल होता है 21%। कितना होता है दोस्तों? 21%। नेक्स्ट कहानी पूछ लेता है यहीं पर कि बोलिए वायुमंडल में CO, देखिए थोड़ा सा कहानी यहाँ समझा दे रहा हूँ। है दोनों मिलकर 99% हो जाता है, मतलब 99%। अब परसेंटेज होता है पूरा 100 पर, याद रखिएगा। तो आप जानते हैं कि जोन भी इसके आगे गैस होगा ना, वो 1 ही % के अंतर्गत होगा। कितने % के अंतर्गत होगा दोस्तों? 1 ही % के अंतर्गत होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा कहानी समझा रहा हूं मैं कि ये 1% के अंतर्गत क्या होता है कहानी। तो देखिए वायुमंडल में जो CO2 के मात्रा होगा, किसका जी? CO2 की मात्रा। तो देखिएगा वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा होता है ना दोस्तों, वो 0.03% का कहानी रहता है। अब बकिया याद रखिएगा, जितना भी गैस हो जाए वायुमंडल में ना, है ये दूगो, ये तो 99% मतलब 99% ये ही रख कर बैठ गया है, और 1 ही % में सब गैस होगा, वो पॉइंट में होता है। इतना बात आप निश्चित समझे होंगे। क्वेश्चन को और पूछ देता है। अब देखिए ना, बचपन में यह भी क्वेश्चन पूछता होगा आप लोगों को भयभीत था कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ज्यादा ग्रहण करते हैं। फिर ये 21% रहते हुए हम लोग का कैसे ये कहानी बना पाता होगा, इतना सारा जनसंख्या है। तो देखिए इसके पीछे का कहानी समझ लीजिएगा।
आप जानते हैं कि वायुमंडल में, याद रखिएगा, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा हो गया। यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है ना, पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन गैस कितना होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा, ऑक्सीजन गैस की मात्रा। तो देखिए दोस्तों, 2-3 बुक इसको देखिएगा सस्पिशन में रख दिया। कहीं कहीं पढ़े होंगे 47%, कहीं कहीं पढ़े होंगे आप 48%, और कहीं कहीं पढ़े होंगे 49.5% या 9%। तो देखिए आप जब भी ये क्वेश्चन मारे ना, तो 48 या 49.5% के लपेट में माल टिक कर दीजिए, लगभग 50% होता है, इतना बात याद रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को ऑक्सीजन की उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है। और ये कहानी मैं बतलाऊंगा कि ऑक्सीजन ये कैसे बना रहता है, क्योंकि इसके पीछे कहानी है, तनी सब पेड़ पौधे का कहानी आ जाता है, उस कहानी को भी मैं समझाऊंगा। तो निश्चित दोस्तों आप यहाँ तक समझोगे कहानी। कभी कभी एगो क्वेश्चन और पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है ना कि पृथ्वी की सतह पर कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.02%। ये कहानी को याद रखिएगा। अब निश्चित है दोस्तों, यहाँ आप वायु के बारे में समझ लिए होंगे कि वायुमंडल में कौन सा गैस कैसे रहता है, पृथ्वी की सतह पर कौन कैसे कार्य रहता है। अब थोड़ा सा आप तब तक ले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिल रहे हैं तो अब नेक्स्ट इसके आगे कहानी समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, हमको उम्मीद है जहां तक कहानी समझ बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया ना, तो आप कमेंट द्वारा बताने के प्रयास कीजिएगा कहानी को, नहीं तो वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, नीचे तक कहानी समझे होंगे। क्योंकि याद रखिएगा हम कहानी बहुत कतई 0 लेवल से स्टार्ट किया था। अब चलिए हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए अब क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनता कैसे है, तब इसके पीछे कहानी थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, हरे पेड़ पौधे, याद रखिएगा वो क्या करते हैं ना कि प्रकृति से CO2, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो छोड़ते हैं CO2 ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हम लोगों को छोड़ा हुआ CO2 ग्रहण करेगा। अब प्लस में भूमि से याद रखिएगा जल ग्रहण कर लेता है। और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, यानी इसी को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, मतलब क्लोरोफिल, ऐसे कह दीजिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब क्लोरोफिल के उपस्थिति में। देखो वायुमंडल से वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर लिए, जमीन से ले लिया ये कौन चीज, जल, और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल, तीनों की उपस्थिति में क्या करता है ना कि ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C12H12O6। अब प्लस में यहाँ से ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। देख लीजिएगा दोस्तों, जब तक ले आप इक्वेशन संतुलित नहीं करेंगे तब तक ले आपका समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा समीकरण संतुलित, देखिए आपको शायद हम संतुलित करना समीकरण आप सीखे होंगे चाहे नहीं सीखे होंगे, लेकिन देखिए जब क्लास 10 का हम वीडियो अपलोड करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1, तो हम कई बारीकियों से कहानी को समझाता हूं कि कैसे रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। थोड़ा सा समझा रहा हूं, यहाँ पर भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित वह समीकरण है जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें कार्बन कितना है 6, इसमें कार्बन कितना है 1, तो हम यहाँ 6 से गुना करेंगे। तो देखिएगा कार्बन के चक्कर में आप कार्बन को संतुलित किए, लेकिन ऑक्सीजन का संख्या बढ़ा दिए, 6 दूना 12 कर दिए। हाँ अब देखिए हाइड्रोजन को हम थोड़ा संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है 12, तो यहाँ पर देखिएगा हम 12 से गुना कर दिए, यानी 6 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा 6 दूना के 12, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ा दिए तो ऑक्सीजन 6 दूना के 12 और 6 कितना हो गया 18। इधर ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ हम 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूना के 12 और 12 6 18। तो पूरा कहानी ये रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब पूरा ये आपका रासायनिक समीकरण जो था पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। और ये कहानी को आप लोग निश्चित समझे होंगे। देखिए पेड़ पौधे भी चालाक होते हैं। ये जो आपका ग्लूकोज है ना, याद रखिएगा ये ग्लूकोज को देखिएगा ग्रहण कर लेंगे, मतलब ये अपने वृद्धि के लिए रख लेते हैं। और याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस का करते हैं ये वातावरण में निष्कासित कर देते हैं, जिसके कारण वातावरण में पूरा ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बना रहता है।
तो आप निश्चित समझे होंगे कि ऑक्सीजन का मात्रा वातावरण में कैसे बना है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के द्वारा ही वातावरण में ऑक्सीजन को त्याग देते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन वातावरण में पर्याप्त रहता है, जिसके कारण हम लोग को श्वसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। निश्चित है कहानी समझ लिए होंगे कि वातावरण में ऑक्सीजन कैसा आपका उपलब्ध है। अब देखिए इसके आगे का थोड़ा सा कहानी हम समझा दे रहा हूं। तो इनसे देखिएगा, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये रक्त में कैसा काम करता है और रक्त में कैसे क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा रक्त की कहानी समझा देना, और इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि रक्त कितने प्रकार का होता है। टोटल 4 प्रकार होता है। इस कहानी को भी हम समझा देंगे कि कैसे आप लोग कौन सा रक्त का कौन सा ब्लॉक होता है, कौन सा एथी होता है, ये सेपरेट बायोलॉजी के वीडियो में हम वहाँ समझा देंगे। तो देखिए रक्त याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है लाल दिखाई देता है, और हीमोग्लोबिन में याद रखिएगा आयरन पाया जाता है, और आयरन की कमी से एक रोग होता है एनीमिया। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा आयरन। जब ई ना रहे ना तब एचबी मारिएगा हीमोग्लोबिन, अगर ई भी ना रहे ना तब रक्त मारिएगा। एक सस्पिशन यहाँ हो गया, कहेगा सर जी तीनों रहेगा तब क्या करेंगे। हाँ तीनों दे देगा, सही बात है, बता रहा हूँ। देखिएगा अगर आपका तीनों दे देगा ना तब भी आप ये आयरन ही टिक कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा सबसे इसका सटीक आंसर यहाँ आयरन ही होगा। अब निश्चित है ये कहानी आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा कहानी को हम और आगे थोड़ा सा डीपली कर रहा हूँ। देखिए अब देख लीजिएगा आगे, चाहे आज के लिए कहानी हम इतना ही रख रहे हैं, फिर कहानी कल मिलेंगे, तब तक